इस पीरियड में पढ़ने वाले हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और इससे पहले मैं इंटेस्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली समझा चुका हूं। यहाँ पे देखने वाले हैं इंटेस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.1। अब क्वेश्चन नंबर 9.1 हमारा क्या है? एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वर्नर पोस्टुलेट। यानी एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय वर्नर्स पोस्टुलेट, बाय वर्नर्स पोस्टुलेट, वर्नर्स पोस्टुलेट, POSTULATES, वर्नर पोस्टुलेट का यूज करके आपको बॉन्डिंग बतानी है। यानी यहाँ पे आपको वर्नर पोस्टुलेट को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, वर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आ गया वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर ने 1898 में थ्योरी दी थी, कुछ बातें बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को के रिगार्डिंग, कुछ बातें बताई थी, उन्होंने बताया था। तो 4 पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे, 4 पोस्टुलेट्स, 4 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला जो पोस्टुलेट था, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो पहला पोस्टुलेट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करती है। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक तो क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो 2 प्रकार की वैलेंसी क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो ब्रैकेट के तुरंत बाद एटम लिखा होता है वो सेंट्रल मेटल एटम है। तो वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड्स या नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। एंड टेल्स अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पानी में डाला, एक्वस में डाला, वाटर में डाला इसको, तो इसके अंदर क्या होगा? CO NH3 का होल 6 3+ और 3Cl माइनस। तो यहाँ पर आयोनाइज कौन हुआ? 3Cl। तो 3Cl इसकी क्या हो गई? प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई बाय होती है नेगेटिव आयंस के द्वारा, और हमें बताती है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि Cl माइनस से ही क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की कितनी आ जाएगी? 3rd आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3rd आएगी। तीसरा पॉइंट बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल। तो सेकेंडरी वैलेंसी IONISABLE, आयोनाइजेबल। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल ग्रुप। नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल ग्रुप भी हो सकते हैं, न्यूट्रल ग्रुप। तो ये तीसरा पॉइंट था। एंड टेल्स अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड टेल्स अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है? 6 है। 6 क्या है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो इसका मतलब है कि NH3 यहाँ पर क्या है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, तो NH3 हो गई इसकी सेकेंडरी वैलेंसी और Cl हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट ये बताया। फोर्थ पॉइंट बताया उन्होंने कि जो फोर्थ पॉइंट है कि जो आयंस होते हैं, ये आयंस या न्यूट्रल ग्रुप जो होते हैं, ये सेंट्रल मेटल के अराउंड एक 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं। यानी जो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसमें जो आयंस है या फिर जो ग्रुप्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन 3D पैटर्न में। तो इसको बोलते हैं क्या हम, वर्नर्स थ्योरी। और ये इसके 4 पोस्टुलेट होते हैं। जैसे हम इसमें देखें कि NH3 CO के अराउंड किस प्रकार से अरेंज है, तो मैं देखूंगा CO और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऐसे करके, तो 6NH3 लगा दूंगा मैं, 6NH3, तो 4 हो गए हमारे पास, 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 6। इसको ऐसे बंद करके और यहाँ पे लिख दूंगा 3+। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल और ये एक 3D अरेंजमेंट है, ठीक है ना। आयंस क्या या फिर न्यूट्रल ग्रुप, ये न्यूट्रल ग्रुप भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हो। तो उन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी हो, सेकेंडरी वैलेंसी में चाहे आयंस हो या ग्रुप हो, वो सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या एक 3D पैटर्न में जुड़े होते हैं। तो ये था मेरा वर्नर्स थ्योरी और उसके पोस्टुलेट तो ध्यान रखने हैं कि क्या वर्नर थ्योरी है। और इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बारे में लिखे आएंगे थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9.2। अब 9.2 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये क्वेश्चन है FeSO4 solution mix with NH4 का whole twice SO4 solution in 1:1 molar ratio give the test of Fe2+ ion, but CuSO4 solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not gives the test of Cu2+ ion, explain। ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। हमसे पूछा है कि FeSO4 का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें मिलाया हमने NH4 का होल ट्वाइस SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई कंपाउंड बना FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो इनके दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, इनको दोनों को मिलाने से बनेगा मोर सॉल्ट, या फिर बोल देते हैं इसको FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये एक डबल सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट है फेरस अमोनियम सल्फेट, एक डबल सॉल्ट। और जब डबल सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं, किसी डबल सॉल्ट को किस में डालते हैं, वाटर में, तो FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये लाइट ग्रीन कलर का एक सॉल्ट है। वाटर में जब इसको डालोगे, ऐड वाटर करोगे, इसमें ऐड करोगे क्या, H2O, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, यानी इसमें आ जाएंगे सॉल्यूशन में Fe2+ आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, NH4+ आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। इस प्रकार से क्या है, इसमें सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और Fe2+ आयंस आ जाएंगे। सॉल्यूशन में Fe2+ आयंस आएंगे क्योंकि आयंस फ्री हैं, तो फ्री हैं आयंस, ठीक है। तो गिव टेस्ट, ये अपने आयंस का टेस्ट दे सकता है, गिवन टेस्ट टू द सल्फेट आयन, अमोनियम आयन और Fe2+ आयन का क्या दे सकता है, ये टेस्ट दे सकता है, क्योंकि एक डबल सॉल्ट था, डबल सॉल्ट पानी में डालने पर आयोनाइज हो जाते हैं। लेकिन दूसरे में कह रहा है हमसे, वो सेकंड वाले जो इसी का सेकंड पार्ट है, कि जब CuSO4 को अमोनिया के साथ मिक्स किया गया 1:4 में, हमने लिया CuSO4 और उसमें हमने डाल दिया क्या, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी, CuSO4 की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए। जब अमोनिया गैस को CuSO4 में पास करेंगे तो यहाँ बनेगा हमारे पास CuNH3 का होल 4 और SO4,
ये बनेगा। अब ये है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो CuNH3 का होल 4 हो जाएगा और SO4 हमने इसको ऐड किया किसमें, H2O में। तो जब H2O में ऐड करेंगे तो ये भी टूटेगा, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। लेकिन ये Cu2 प्लस आयन का टेस्ट नहीं देता, ये Cu2 प्लस आयन का टेस्ट नहीं देता। उसका कारण है कि Cu2 प्लस आयन आर नॉट फ्री, Cu2 प्लस आयंस आर नॉट फ्री, ठीक है। दे बाउंडेड विद द NH3, दे बॉन्डेड विद द NH3, वो NH3 के साथ बॉन्डेड है। कैसे बॉन्डेड है कि Cu बनाओगे और यहाँ पर क्या है 4NH3 लगा दोगे, एक NH3 लगा दिया, दूसरा इस प्रकार से क्या लगा दोगे आप, 4NH3 को क्या कर दोगे, इससे बॉन्ड कर दोगे और यहाँ पे लगा दोगे 2+, क्या लगा दोगे 2+। इसलिए क्या है Cu2 प्लस आयन फ्री नहीं होने की वजह से ये टेस्ट नहीं देते, जबकि पहले वाले में टेस्ट आ जाता है Fe2 प्लस आयन का, क्योंकि उसमें डबल सॉल्ट है तो वो फ्री हो जाते हैं। Fe2 प्लस आयन पानी में डालने पर इसमें फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट का आयोनाइजेशन नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का डिसोसिएशन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है हमको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9.3। अब क्वेश्चन हमारे पास 9.3 है, उसमें एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट में किसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो भी मेटल होती है और लिगेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन कौन हो जाएंगे, CO और NH3। कौन कौन? CO एंड NH3, जिनसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलकर बना है। तो CO एंड NH3 इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो जाएंगी। कोई और एग्जाम्पल भी लेकर हम क्या है इसको रख सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास PTCN का होल 4 2 नेगेटिव वाला एग्जाम्पल तो इसमें PT और CN क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, PT और CN, जिनसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलकर बना है। तो इनसे मिलकर बना है दोनों से। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स आर द आयंस और ग्रुप, ठीक है ना, विच बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम ड्यूरिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो मेरे पास CONH3 का होल 4 Cl2 और मैंने लगा दिया प्लस। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये CO से जुड़े हुए हैं, तो इनको मैं बोलूँगा भाई ये लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे आयन या ग्रुप होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसे लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और लिगेंड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन आता है भाई क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बना लिया मैंने COF6 3 नेगेटिव। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6। लेकिन ये चीज ना यूनिडेंटेट के लिए है। यदि नंबर ऑफ लिगेंड निकालने हैं तो ये यूनिडेंटेट है। यदि हमारे पास क्या है, यूनिडेंटेट है तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है यदि हमें डाइडेंटेट की, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड कैसा है, डाइडेंटेट है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स इससे निकलेगी। तो डाइडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि OX, OX का मतलब होता है C2O4,
2 नेगेटिव, या फिर En, ये दोनों डाइडेंटेट है। तो यदि मान लो En का लिखा हुआ है होल थ्राइस, तो लिख देंगे 2 इंटू 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 6। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भाई COEN का होल थ्राइस, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए 3+, तो आप बोलोगे कि En तो डाइडेंटेट है, तो 2 इंटू 3 करके निकलेगी, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही क्या है, ऐसे होता CO और C2O4 का होल थ्राइस, और यहाँ पे लगा देता मैं 3 नेगेटिव। ऐसे केस में क्या है, ये भी डाइडेंटेट है, तो 2 इंटू कितना हो जाता है 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी 6। तो C2O4 और En के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी, वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें डेफिनेशन है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है कि सेंट्रल मेटल के अराउंड क्या है अरेंजमेंट, लिगेंड्स का अरेंजमेंट, तो उसको 3D अरेंजमेंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जो स्ट्रक्चर बन के आती है, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल होगा तो हम एक मेटल बनाएंगे, यहाँ पे एक लिगेंड बनाएंगे, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, और एक लिगेंड यहाँ पर, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर में हम क्या बनाएंगे, एक मेटल बनाएंगे, एक लिगेंड यहाँ बनाएंगे, एक लिगेंड यहाँ बनाएंगे, एक लिगेंड यहाँ पे बनाएंगे, और एक लिगेंड यहाँ पर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर। यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाएगा 2 हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हमारे पास 5 है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएंगे, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या हो जाएगा, लिगेंड्स आ जाएगा, लिगेंड आ जाएगा, 2 लिगेंड यहाँ पे लगा देंगे और एक लिगेंड यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। और यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है हमारे पास, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। उसके लिए मेटल बनाएंगे, एक लिगेंड ऊपर, एक लिगेंड नीचे, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसे बना देंगे ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होते हैं, जिसमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अलग अलग क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप या ज्योमेट्री दिखाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब होमोलैप्टिक का मतलब हो गया जिसमें लिगेंड सेम हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड सेम होते हैं। अब ये मेरे पास एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, K4FeCN6। अब सारे के सारे लिगेंड कौन है, इसमें Cn है, Cn सारे लिगेंड है, इसमें लिगेंड कौन है बताइए, F है, सारे के सारे F ही हैं। हेट्रोलैप्टिक में अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो जाएंगे, जैसे PTNS3 का होल ट्वाइस और मैंने लिख दिया Cl2। भाई ये NH3 है, ये Cl2 है, तो इसका मतलब यदि अलग अलग लिगेंड है तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, और एक सेम प्रकार के टाइप्स के लिगेंड है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम इंक्लूड कर लेंगे अच्छे, जो भी इसके अंदर उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो 9.3 क्वेश्चन है हमारे पास, 9.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9.4। 9.4 में हमें बताया गया है कि भाई हमें एक्सप्लेन करना है यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट लिगेंड को विद एग्जाम्पल। पहला है यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड्स। यूनिडेंटेट लिगेंड किसको बोलेंगे, जब लिगेंड सिंगल डोनर एटम होता है, यानी लिगेंड्स हैविंग सिंगल डोनर एटम्स।
ligands having single donor atom, single donor atom bonded to the सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से यदि कोई लिगेंड सिंगल डोनर एटम से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट। जैसे Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 ऐसे लिखा हमने, तो Pt से NH3 N जुड़ा है यहाँ पर, और इधर जुड़ा हुआ है Cl, इधर जुड़ा हुआ है Cl, और इधर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। जो बॉन्ड बना रहा है वो नाइट्रोजन बना रहा है, लिख तो हम ऐसे देते हैं लेकिन नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन भी, लेकिन बना नहीं केवल नाइट्रोजन रहा है। तो ये हो गया मेरे पास यूनिट, ये भी यूनिडेंटेट 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 यूनिडेंटेट। दूसरा होता है हमारे पास डाइडेंटेट। डाइडेंटेट तो लिगेंड बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम टू द टू डोनर एटम। इसमें कितने आ जाएंगे? टू डोनर एटम, टू डोनर एटम। लिगेंड एक होगा लेकिन एटम उसके अंदर दो होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया PtCl2, PtCl2 और En, PtCl2 और En। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो Pt बनाऊंगा, एक Cl मैंने इधर बना लिया, एक Cl मैंने इधर, और En की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें एक नाइट्रोजन उससे जुड़ा होता है, एक CH2 और फिर एक CH2 और फिर N जुड़ा होता है, और इससे जुड़े होते हैं दो हाइड्रोजन और इससे जुड़े होते हैं दो हाइड्रोजन। नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है इसमें, ये दोनों नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें लिगेंड एक है लेकिन बॉन्ड दो नाइट्रोजन बना रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एक ही टाइम पे दोनों बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड में भी टू ही डोनर एटम होते हैं लेकिन बॉन्ड वन टाइम एक कंपाउंड में एक ही बनाता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड जो तीसरा है ना वो है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड किसको बोलेंगे? द लिगेंड हैविंग टू डोनर एटम बट वन टाइम वन एटम टेक्स पार्ट इन द बॉन्डिंग। तो जैसे कि NO2 या फिर ONO, ये दोनों, इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन, ठीक है ना। एक कंपाउंड के अंदर अलग होगा कोई दूसरा, एक के अंदर कोई दूसरा। HCN नेगेटिव और NCS नेगेटिव, तो इसमें सल्फर बॉन्ड बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन, इसमें सल्फर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, सल्फर और नाइट्रोजन। इस प्रकार से इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या है? CO है, NH3 का होल 5 है, और एक में लिखा हुआ है ONO, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ONO, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2+। एक तो हमारे पास ये लिगेंड है, इसमें ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, इसका एक ही दूसरा हो जाएगा CO NH3 का होल 5 और NO2, इसमें नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, 2+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2+। तो यहाँ पर क्या है? इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, तो ये हो गया एम्बीडेंटेट लिगेंड, यानी द लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम बट एट वन टाइम बट इन वन कंपाउंड ओनली वन एटम टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो इन्हें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। ध्यान रखना है, इनके अपने स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.5, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। भाई 9.5 वाले क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास COH2O, CO और H2O, फिर CN है, फिर EN का होल ट्वाइस है और उसके ऊपर लगा हुआ है प्लस। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो हमें क्या बताना होना चाहिए कि लिगेंड पर चार्ज, भाई यहाँ इस लिगेंड पर 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर होता है -1 और इस पर होता है 0, तो 0 वाले का तो हमें कोई मतलब नहीं है। CO पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। CN मेरे पास कितना है? 1 है, ठीक है, CN 1 ही है ना। CN हमारे पास 1 है लेकिन यहाँ पर 2 +2 है, यहाँ पे क्या है? +2 है।
तो यहाँ पे मैं रख दूंगा जो हमारे पास जितना भी ये चार्ज होता है इसको बराबर में रख देते हैं। तो CO-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 और CO इक्वल टू क्या है +3। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी +3 ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है और वो कंपाउंड है हमारे पास PtCl4 2 नेगेटिव। जो सेकंड है वो है PtCl4 2 नेगेटिव। हमें ध्यान रखना है कि Cl पर -1 नेगेटिव होता है, तो हम Pt -4 हो जाएगा और माइनस का 2, तो Pt इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाके और इधर माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +2। इसको भी हम कर लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9.6 इसी का हमें क्या है, ये हमारा थर्ड था, अब हमें सेकंड करना है। ये हमारा थर्ड था और हमें करना है सेकंड। तो सेकंड में हमसे पूछा है COBr(En) का होल ट्वाइस। ये पूछा है हमको COBr(2)En का होल ट्वाइस और प्लस CO की निकालनी है, Br की एक Br की -1 होती है, 2 की -2 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा और +1 यहाँ पे लिख देंगे। तो CO -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 और CO इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो इस प्रकार से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। कर लेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला हो गया। अब हमारा देखेंगे इसके अंदर हम फोर्थ वाला क्वेश्चन K3FeCN6। K3FeCN6 इस वाले को K पर 3 K हैं, लेकिन एक K पर जो होता है वो +1 होता है, एक K पर +1 होता है, प्लस Fe +6 और Cn पर होता है -1 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है तो +3 + Fe -6 बराबर 0, Fe -3 बराबर 0 और Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक और बच गया पांचवा वाला कि Cr है, कॉम्प्लेक्स है, NH3 का होल थ्राइस है, NH3 का होल थ्राइस है और Cl3 है। यहाँ पर 0 चार्ज का लिगेंड है और ये हमारे -1 चार्ज का लिगेंड है, तो Cr और ये 0 हो जाएगा, क्लोरीन का -1 ये, तो Cr -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और Cr इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हमें करना है 9.6। 9.6 IUPAC से संबंधित क्वेश्चन है। हम इसमें लैक्स जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।